1875 में 17 वर्षीय बेल्जियम की राजकुमारी लुइस ने 31 वर्षीय सैक्स कोलबर्ग और गोइथे के राजकुमार फिलिप से शादी की, जो रिश्ता जल्दी ही कड़वा और प्रताड़नापूर्ण हो गया। कई सालों बाद वो भाग गईं, जिससे घोटाला और परिवार में गुस्सा फैल गया। हालांकि लुइस को आखिरकार हिरासत में ले लिया गया और उन्हें एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया, जहां उन्हें अपनी बाकी जिंदगी बितानी थी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो मेरे साथ आइए और जानें उनके साथ क्या हुआ। बेल्जियम की राजकुमारी लुइस मैरी अमेली का जन्म 18 फरवरी 1858 को ब्रुसेल्स के बेल्जियम शाही महल में हुआ था। उनका जन्म एक युवा राष्ट्र में हुआ था। बेल्जियम ने 1830 की क्रांति के बाद हाल ही में स्वतंत्रता पाई थी। इससे पहले वो बर्गंडियन, स्पेनिश, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच और डच के शासन में रहा था। उनके पिता प्रिंस लियोपोल्ड थे, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे और 1865 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय बने। उनके जन्म के समय लुइस के दादा बेल्जियम के पहले राजा लियोपोल्ड प्रथम सत्तारूढ़ राजा थे। लुइस की मां मैरी हेनरिएटे थीं, जो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शाही परिवार से थीं, जिन्होंने 18वीं सदी में बेल्जियम पर शासन किया था। उन्होंने 1853 में लियोपोल्ड से शादी की थी। लुइस लियोपोल्ड और मैरी हेनरिएटे की शादी से पहली संतान थीं। एक शिशु के रूप में उनके पिता ने उनका वर्णन बहुत समझदार और पीली के रूप में किया था। मजाक में कहा था कि उनकी आंखें गहरे रंग की थीं और नाक बड़ी है, हर तरह से मेरी तरह। दुर्भाग्यवश यही उनके रिश्ते का सबसे अच्छा समय साबित हुआ, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। इसके बाद 3 और बच्चे हुए। 1859 में एक लड़का हुआ, जिसका नाम लियोपोल्ड था, और फिर 1864 और 1872 में 2 और बेटियां हुईं, स्टेफनी और क्लेमेंटाइन। लेकिन शाही परिवार पर त्रासदी आ गई थी। 1869 में जब छोटे लियोपोल्ड की उम्र सिर्फ 9 साल थी, तो वह निमोनिया की जटिलताओं के कारण चल बसे, जो पिछले साल एक तालाब में गिरने के बाद से बनी हुई थी। उनकी मृत्यु ने बेल्जियम के शाही परिवार को झकझोर दिया और 10 साल की लुइस गहरे शोक में डूब गईं। इस नुकसान ने राजा लियोपोल्ड द्वितीय को बिना पुरुष उत्तराधिकारी के छोड़ दिया, जिससे रानी मेरी हेनरिएट के साथ उनकी पहले से परेशान शादी में और दरारें आईं और बच्चों को तनावपूर्ण माहौल में रहना पड़ा। इस जोड़े की रुचियां और आपसी स्नेह बहुत कम थे और उनकी शादी भी उस दौर की अन्य शाही शादियों की तरह कर्तव्य के लिए तय हुई थी। बेल्जियम के राजा की सबसे बड़ी बेटी लुइस से उम्मीद थी कि वो किसी प्रमुख शाही या कुलीन परिवार में शादी कर छोटे राज्य के राजनयिक संबंध मजबूत करेंगी। तब बेल्जियम एक छोटी शक्ति था, जब यूरोप की बड़ी शक्तियां संघर्ष में थीं और ताकत ही सही साबित होती थीं। उदाहरण के लिए, प्रशिया और उसके जर्मन सहयोगियों ने 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध किया और एक छोटे युद्ध के बाद फ्रांसीसियों से अल्सास और लोरेन प्रांतों पर कब्जा कर लिया। बेल्जियम जैसे देश अच्छी तरह जानते थे कि अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए उन्हें मजबूत गठबंधनों की जरूरत है। इस तरह लुइस के भावी पति के बारे में चर्चा तब से हो रही थी, जब वो बहुत छोटी थी। इसी दौरान लुइस ब्रुसेल्स और उसके आसपास के विभिन्न शाही महलों और निवासों में बड़ी हुई। इसमें शहर के केंद्र में स्थित शाही महल और शहर के बाहरी इलाके में लाचेन में एक अलग निवास शामिल था। उसके पिता कम बोलने वाले और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले थे, इसलिए वह और उसकी बहनें ज्यादातर मां के साथ पली बढ़ीं। बच्चों को घर पर ही पढ़ाया भी जाता था, जो 19वीं सदी के शाही परिवारों में बिल्कुल सामान्य बात थी। इसमें फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, क्लासिक्स और धर्म पढ़ाए जाते थे। लुइस ने बेल्जियम के सांस्कृतिक विभाजन के बारे में सीखा, जहां प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक साथ रहते थे और अलग-अलग क्षेत्रों में डच, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं बोली जाती थीं। जैसा बताया गया, लुइस के माता-पिता के रिश्ते में तनाव था, पर लियोपोल्ड अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद फिर से एक बेटा चाहते थे। इसी कारण उन्होंने रानी संग वैवाहिक जीवन फिर शुरू करने की कोशिश की, पर मार्च 1871 में गर्भपात के बाद उम्मीदें टूट गईं। फिर जुलाई 1872 में क्लेमेंटाइन के जन्म के साथ पुरुष उत्तराधिकारी न होने का एहसास उनके विवाह को टूटने की कगार पर ले आया। सिर्फ पुरुष ही बेल्जियम के सिंहासन के वारिस बन सकते थे, इसलिए लियोपोल्ड ने अपने शासनकाल में कोई सीधा उत्तराधिकारी न होने का दुख झेला। अगले वर्षों में रानी मैरी हेनरिएट
दरबार से और दूर होती गईं। आखिरकार वो स्पा की रानी कहलाने लगीं, क्योंकि उन्होंने बेल्जियम के उस रिजॉर्ट शहर में लियोपोल्ड के साथ रहने की बजाय ज्यादा समय बिताया। 1870 में फ्रांको प्रशियन युद्ध के समय तक लियोपोल्ड का मानना था कि उन पर दबाव डाला जाएगा कि वे अपनी बेटी की शादी लुई नेपोलियन से करें, जो फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। हालांकि युद्ध के दौरान नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया गया और संघर्ष के बाद फ्रांस में फिर से गणराज्य की स्थापना हुई। इसके बाद बातचीत अन्य संभावित वरों की ओर चली गई। आखिरकार जिस पर फैसला हुआ वो थे फर्डिनेंड फिलिप, सैक्स कोलबर्ग और गोल्टा के राजकुमार, जो जर्मनी के सबसे प्रमुख कुलीन वंशों में से एक से थे। फिलिप के परिवार का संबंध फ्रांसीसी और ब्रिटिश शाही परिवारों से भी था और फिलिप का जन्म पेरिस में हुआ था। वे फ्रांस के राजा लुई फिलिप प्रथम के पोते थे, जो 1830 से 1848 तक देश के शासक रहे। असल में फिलिप के शाही संबंध उन्हें सीधे लुईस से जोड़ते थे। दरअसल दोनों का गहरा रिश्ता था। वे पितृपक्ष से दूसरे चचेरे रिश्ते में थे और मातृपक्ष से एक पीढ़ी के अंतर वाले पहले चचेरे रिश्तेदार थे। तो फिलिप किसी बड़े यूरोपीय सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन वे एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित वंश से थे। लंबी बातचीत और टलती हुई रस्मों के बाद ये जोड़ा आखिरकार 4 फरवरी 1875 को ब्रुसेल्स के शाही महल में विवाह के बंधन में बंधा। उस समय लुईस सिर्फ 17 साल की थीं, जबकि फिलिप 31 साल के थे। लुईस को शादी से काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि वे शादी से पहले कई बार फिलिप से मिल चुकी थीं और शुरू में उन्हें पसंद भी था। हालांकि ये रिश्ता बहुत बुरा साबित हुआ। फिलिप उनसे 14 साल बड़े थे और जल्दी ही दोनों को अपनी अपनी व्यक्तित्व में अंतर साफ नजर आने लगा। उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि उन्हें शादी की पहली रात की कोई समझ नहीं थी। अनुभव इतना परेशान करने वाला था कि वो अगली सुबह नाइटी में ही महल से भागकर ग्रीन हाउस में छुप गईं। आने वाले हफ्तों में उन्होंने एक असहज दिनचर्या का जिक्र किया, जिसमें फिलिप बिस्तर पर जाने से पहले उनसे अपने लिए शराब डालने को कहते थे और कामुक किताबें पढ़ते थे। इस शादी के बाद लुईस अपने परिवार से अलग हो गईं और यूरोप की राजधानियों के संक्षिप्त दौरे के बाद फिलिप के साथ वियना के हैब्सबर्ग दरबार में बस गईं। उन्होंने पैलेस कोलबर्ग में रहना शुरू किया, जो 1840 के दशक में बना था। हालांकि यह भव्य था, लुईस ने बाद में उसकी फीकी तस्वीर पेश की। उन्होंने दावा किया कि वो अजीब ढंग से सजा था, अंधेरा था और उनका बड़ा कमरा डरावना था। और भी बुरा ये था कि ये जोड़ा फिलिप के माता-पिता के साथ रहता था और लुईस को अपनी सास बहुत हावी और घर में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखने वाली लगती थीं। इन समस्याओं के बावजूद इस जोड़े ने यहां उनके 2 बच्चे हुए। लियोपोल्ड क्लेमेंट का जन्म 1878 में हुआ था और 3 साल बाद 1881 में एक बेटी डोरोथिया मारिया हेनरिएटे का जन्म हुआ। अब तक उसकी शादीशुदा और पारिवारिक जिंदगी तनावपूर्ण हो चुकी थी। उसके पति के साथ झगड़े अक्सर होते थे और उसकी सास के साथ संबंध भी कथित तौर पर मुश्किल थे। उसने इससे निपटने के लिए खूब पैसे खर्च किए और जल्द ही वो फिजूल खर्च सोशलाइट बन गई, जो वियना में समय बिताने लगी। शुरुआत में मां बनने के कारण लुईस घर पर रहती थी, लेकिन 2 गर्भपात के बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई। फिर 1880 के दशक के अंत तक उसके बच्चों की रोजमर्रा की देखभाल का ज्यादातर जिम्मा गवर्नेस के पास चला गया था और वो पैलेस कोलबर्ग से दूर समय बिताने के मौके ज्यादा तलाशने लगी। लुईस की लगातार गैरमौजूदगी का जल्दी ही कहीं ज्यादा शर्मनाक वजह सामने आई। 1883 में लुईस अपने पति के ही सैन्य अताशे के साथ एक जुनूनी प्रेम संबंध में पड़ गई। 1888 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो लुईस ने तुरंत अपना प्यार उनके उत्तराधिकारी बैरन निकोलस डोरी की ओर मोड़ लिया और ये रिश्ता तब तक चलता रहा जब तक कि डोरी की शादी अक्टूबर 1893 में अचानक इसे खत्म कर गई। लुईस के व्यवहार की खबरें हैब्सबर्ग दरबार से पूरे यूरोप में फैल गईं, जिससे इतनी शर्मिंदगी हुई कि उनके माता-पिता ने दूर बेल्जियम में रहकर घोटाले को रोकना चाहा, लेकिन असफल रहे। अपनी बेटी की बेवफाई की खबर से लियोपोल्ड द्वितीय बहुत नाराज हुए और उसकी दुश्मनी और बढ़ गई। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि अफ्रीका में कांगो पर अपने व्यक्तिगत शासन के कारण लियोपोल्ड अत्यंत धनी हो गए थे और लुईस को उम्मीद थी कि उन्हें भारी विरासत मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे,
ऐसा नहीं हुआ। 1895 में लुइस ने एक युवा क्रोएशियाई अधिकारी काउंट गिजा माताचिच के साथ एक जोशीला अफेयर शुरू किया। मिलते ही वो उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। वो हैंडसम था, साहसी था और उससे 9 साल छोटा था, सिर्फ 27 साल का, जबकि वो 37 साल की थी। जब उनके संबंध की फुसफुसाहटें फैलने लगीं, तो हैब्सबर्ग दरबार में सनसनी मच गई। फिर 18 फरवरी 1898 को मामला और बढ़ गया, जब प्रिंस फिलिप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब होकर गीजर को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वो जल्दी ही हार गया। इसके बाद लुइस फ्रांस भाग गईं, और जब वह लौटीं, तो परिणाम बहुत कठोर थे। उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया, शादी भी लगभग टूट गई, लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। द्वंद्व युद्ध के कुछ ही हफ्तों बाद फिलिप ने और विनाशकारी तरीके से पलटवार किया। उसने लुइस को पागल घोषित करवाया और सम्राट फ्रांस जोसेफ प्रथम को उसे पागल खाने में बंद करने के लिए मना लिया। उसे एक क्रूर विकल्प दिया गया था, या तो पाले कोलबर्ग लौट जाए या अपनी बाकी जिंदगी एक मनोरोग संस्थान में बिताए। लुइस ने दूसरा विकल्प चुना और उसे वियना के पास डबलिन के संस्थान में भेजा गया। कुछ ही समय बाद गीजर खुद निशाना बनाए गए। दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। लुइस की कैद की खबर बाहर आते ही ऑस्ट्रियाई प्रेस में उसके लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई। ग्रुम्मन घोटाले के कारण फिलिप ने 1899 में उन्हें ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से हटाकर सैक्सोनी के एक संस्थान भेज दिया। वो वहां सबकी नजरों से ओझल हो गईं। कई वर्षों तक उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा, सिवाय अपनी बेटी डोरोथिया की एक दिल तोड़ देने वाली मुलाकात के, जो फरवरी 1903 में हुई थी। इस बीच वियना के पास कैद गीजा ने 23 वर्षीय विवाहित मारिया स्टूगर से रोमांस शुरू किया, जो उनसे मिलने जेल में काम करने आई थी। उसने उनका विश्वास जीता, उनकी प्रेमिका बन गई और उनकी रिहाई के लिए पूरी तरह जुट गई। वकील रखे, प्रेस में हलचल मचाई और जेल से निकाले जाने के बाद भी बाहर से अपनी मुहिम जारी रखी। उसकी कोशिशें रंग लाईं और अगस्त 1902 में गीजा को माफ कर दिया गया। रिहा होने के बाद गीजा ने लुइस के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेख और संस्मरण लिखे, लेकिन कुछ नहीं बदला जब तक किस्मत ने मौका नहीं दिया। 1904 की गर्मियों में लुइस को स्वास्थ्य लाभ के लिए सैक्सनी के बैड एल्स्टर भेजा गया, जहां निगरानी काफी ढीली थी। मौके का फायदा उठाते हुए गीजर ने उसकी भागने की योजना बनाई और मारिया की मदद से वे लुइस को चुपचाप वहां से ले गए और तीनों सीमा पार करके फ्रांस भाग गए। आखिरकार 6 साल से भी ज्यादा समय तक कैद में रहने के बाद लुइस आजाद थी। अगले साल लुइस को आधिकारिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया और 1906 में उसका लंबे समय से लंबित तलाक आखिरकार हो गया। प्रिंस फिलिप ने उसे मासिक पेंशन दी, लेकिन शाही ऐशो आराम की आदी लुइस जल्द ही कर्ज में डूब गई। मारिया स्टोल्गा अब तस्वीर से बाहर थीं और लुइस व गीजर ने बिना शादी किए पूरी जिंदगी साथ बिताई। लुइस के पिता का 17 दिसंबर 1909 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मां का 1902 में निधन हुआ था, जब लुइस मानसिक संस्थान में थीं। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि उन्होंने अपनी लंबे समय से प्रेमिका कैरोलिन लाक्रुआ से कई साल पहले शादी कर ली थी, जिनसे वे 1900 में पेरिस में मिले थे, जब वो 16 साल की थीं। लेकिन वास्तव में लियोपोल्ड ने उनसे अपनी मृत्यु से केवल 5 दिन पहले ही शादी की थी। उन्होंने अपनी वसीयत के प्रावधानों को भी बदल दिया था और इसी कारण विरासत का विवाद पैदा हुआ, जिसने लुइस के बाकी जीवन को प्रभावित किया। टाइम्स के एक लेख ने इन मुद्दों का सार बताया। इसमें कहा गया कि बेल्जियम कानून के अनुसार महिलाओं को सिंहासन पर रोक होने से लियोपोल्ड के भतीजे एल्बर्ट आसानी से राजा एल्बर्ट बन सकते हैं। उनकी संपत्ति का मामला कहीं अधिक जटिल था। लियोपोल्ड और लाक्रुआ की 2 बेटियां थीं, साथ ही लुइस और उसकी बहनें भी थीं। लियोपोल्ड ने कॉन्गो पर लगभग 25 साल तक अपनी जागीर से काफी संपत्ति कमाई, लेकिन उन्होंने सिर्फ $6 मिलियन की संपत्ति लुइस, स्टेफनी और क्लेमेंटाइन में बांटने के लिए छोड़ी। उनकी बाकी संपत्ति लाक्रुआ को मिली। विरासत के बंटवारे की खबर ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी। लुइस और उसकी सगी बहनों ने पिता की वसीयत को चुनौती दी, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।
लुइस ने तुरंत कार्रवाई की और अखबारों ने बताया कि बिलिफ लाक्रुआ के घर कानूनी दस्तावेज देने पहुंच चुके थे। आखिरकार अदालतें केवल एक छोटी सी जीत ही दे सकीं। 1914 में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लुइस और उनकी बहनों को अपने पिता की संपत्ति से हरेक को सिर्फ 5 मिलियन फ्रैंक से थोड़ा अधिक मिला। राजा लियोपोल्ड द्वितीय को अंदेशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी कई संपत्तियां बेल्जियम के बाहर खास होल्डिंग कंपनियों में छुपा दीं, ताकि उनकी वित्तीय व्यवस्थाओं को चुनौती देना मुश्किल हो। नतीजतन लुइस और उनकी बहनों को अपने पिता की विरासत से असल में बाहर कर दिया गया। जो भुगतान उन्हें मिला वो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन लाक्रुआ के मुकाबले बहनों को लगभग कुछ नहीं मिला। लुइस और गीजर विरासत विवाद के बाद कई साल इधर उधर भटके। अजीब है कि उन्होंने पहले वियना में कई परेशानियां झेलने के बावजूद प्रथम विश्व युद्ध से पहले वहीं बसने का फैसला किया। युद्ध शुरू होते ही उन्हें देश छोड़ने को कहा गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने जर्मनी से मिलकर युद्ध किया और जर्मनों ने सबसे पहले तटस्थ बेल्जियम पर हमला किया। इसलिए ऑस्ट्रियाई लोग वियना में बेल्जियम के पूर्व राजा की बेटी नहीं रखना चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी से निकाले जाने के बाद भी ये जोड़ा लुइस के देश नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जर्मन कब्जे में था। इसलिए वे म्यूनिख, दक्षिणी जर्मनी चले गए। म्यूनिख में रहते हुए उन्हें पता चला कि उनके बेटे लियोपोल्ड क्लेमेंट 17 अक्टूबर 1915 को एक घटना में शामिल थे, जिसमें उनका अपनी प्रेमिका से झगड़ा हो गया था, जिसने उन पर कई बार गोली चलाई और उनके सिर पर सल्फ्यूरिक एसिड का जार फोड़ दिया, फिर खुद पर भी गोली चला ली। वह बच गए, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं। एसिड से जल गए, एक आंख खो दी, पसलियां टूट गईं और तिल्ली फट गईं। 6 महीने तक पीड़ा, संक्रमण और घावों की जटिलताओं से जूझने के बाद उनकी अप्रैल 1916 में मृत्यु हो गई। उनकी मुश्किलें तब बढ़ीं जब गीजर को अगले ही अगस्त गिरफ्तार कर बुडापेस्ट के युद्धबंदी शिविर भेजा गया। लुइस गीजा का मामला पेश करने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य लौटीं, लेकिन तब तक वह और भी ज्यादा गरीबी में थीं। बेल्जियम पर कब्जा होने के कारण जिन पैसों पर वह कभी निर्भर थीं, वे अचानक बंद हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। 1917 की शुरुआत तक उनका कर्ज चौंका देने वाले 30 मिलियन मार्क्स तक पहुंच गया था। दिवालिया घोषित होने के बाद वो सिर्फ देखती रहीं कि उनकी बची हुई संपत्ति उठाकर ले जाई गई और नीलामी में बेच दी गई। अपने नाम पर कुछ न होने से वह सिर्फ बेटी डोरोथिया और बहन स्टेफनी की कभी-कभी भेजी मदद से ही जीवित रहीं। लुइस और उनके प्रेमी को राहत पहले विश्व युद्ध के अंत और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी की हार से मिली। आखिरकार उन्हें रिहा किया गया और वे फ्रांस चले गए, क्योंकि हैब्सबर्ग साम्राज्य कई देशों में बंट गया और वर्षों तक आंतरिक युद्ध चले। पैसे न होने के कारण लुइस ने फ्रांस में अपने संस्मरण लिखनी शुरू की और 1921 में उन सिंहासनों के इर्द गिर्द जिन्हें मैंने गिरते देखा प्रकाशित की। हालांकि ये किताब साम्राज्यवादी युग के अंतिम समय में यूरोप के दरबारों के घोटालों की एक दिलचस्प झलक पेश करती थी, लेकिन न तो लुइस और न ही गीजर इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि वे इससे मिलने वाली कोई बड़ी रॉयल्टी का आनंद ले पाते। 1923 की शरद ऋतु में पेरिस में रहते हुए गीजर की मृत्यु यूरीमिया और हृदय समस्याओं से हुई। इसके बाद लुइस फिर जर्मनी गईं, लेकिन वहां भी अधिक समय जीवित नहीं रहीं। उनकी मृत्यु 1 मार्च 1924 को वीस्बावेन में गरीबी में 66 वर्ष की आयु में हो गई। उनकी एकमात्र जीवित संतान डोरोथिया ने श्लेस्विग होल्स्टीन के ड्यूक अर्न्स्ट गुंथर से शादी की थी। उनकी कोई जैविक संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया। इसका मतलब है कि लुइस की जैविक वंशावली डोरोथिया की 1967 में दशकों बाद मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। बेल्जियम की राजकुमारी लुइस पर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये आपको पसंद आया। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप उनके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।